हेलो दोस्तों। आज आप देख रहे हैं क्रेडेंस ट्यूटोरियल पे आर ओ का टेस्ट पेपर 3 और इसमें हम पार्ट 2 करेंगे। और ये कल का ही कंटिन्यूएशन में ही है पार्ट 2। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं कि आज 15 अगस्त डेट लिखी हुई है तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले कॉमन पेपर से। कॉमन पेपर में हम सबसे पहले देखते हैं श्रीमती एनी बेसेंट न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक दो पत्रिका थी उनका संपादन करती थी। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो इन्होंने पत्रिकाएं संपादित करती थी। यंग इंडिया एवं हरिजन पत्रिका, ये जो दो पत्रिकाएं थीं वो गांधी जी द्वारा प्रकाशित होती थी। उसके संपादक कौन थे? गांधी जी। यंग इंडिया एवं हरिजन पत्रिका के संपादक हमारे गांधी जी थे। मराठा और केसरी बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित की जाती थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर। मराठा और केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक साहब थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहिष्कृत भारत और मूक नायक जो बी आर अम्बेडकर द्वारा संपादित की जाती थी। तो देखिए सबसे पहले देख लिया एनी बेसेंट, हमने देख लिया। फिर देख लिया हमारा गांधी जी द्वारा। फिर देख लिया हमने बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट बी आर अम्बेडकर। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा दो पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? न्यू इंडिया एवं कॉमन व्हील। ठीक है, ये दो पत्रिकाएं थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। गांधी जी द्वारा हरिजन एवं यंग इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन कौन सी दो पत्रिकाएं थी? केसरी एवं मराठा। ठीक है, ये दो पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित की जाती थी। और बी आर अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत और मूक नायक। ठीक है, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। चलिए नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। संकटाग्रस्त पशुओं की किस्मों के विषय में ताजा ज्ञान रखने के लिए रेड डाटा बुक में निहित होता है। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, जो संकटाग्रस्त जो स्पीसीज बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, उनको उनका संकलन कहाँ पे होता है? रेड डेटा बुक में। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। तो दृष्टि पटल हमारा हो गया रेटिना। अब जैसे ये हमारा रे आई किसी वस्तु की, ये लेंस हो गया और ये हमारी रेटिना हो गई। तो वस्तु की जो बनती है, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B12, जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामाइन। और विटामिन B12 मात्र एक ऐसा विटामिन है जो साग सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आप तो विटामिन B12 जो है कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। और दूसरा, इसमें यह साग सब्जियों में नहीं पाई जाती है। अग्रणी बैंक योजना, जो अग्रणी बैंक योजना है उसका आरंभ 1969 में स्टार्ट हुआ था। तो अग्रणी बैंक योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1969। चलिए देख लेते हैं कुछ संस्थान और उनके संस्थापक ईयर। अब यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1956। ठीक है, LIC की स्थापना कब हुई? 1956। यूटीआई की स्थापना 1964। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार ICICI बैंक, जो ICICI बैंक है इसकी स्थापना 1955 में हुई। और 1956 में किसकी हुई? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और 1964 में यूटीआई। ठीक है, तो तीन के बारे में पता चल गया। यूटीआई 1964 में, LIC 1956 में और ICICI बैंक 1955 में। अब जो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 31वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ठीक है, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा क्या हुआ था? जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के लिए क्या है? एक धोखा है। ये किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू ने। हृदयनाथ कुंजरू ने क्या कहा? राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है, जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के लिए क्या है? एक धोखा है। तो उन्होंने क्या कहा कि संविधान के लिए एक धोखा जो है वो आपातकालीन अधिकार, इमरजेंसी जो है, जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो संविधान के लिए धोखा है। ये किसने कहा? हृदयनाथ कुंजरू। चलिए देखते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें जो क्या बोला गया कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब ये क्या रह गया? एक सिंपल विधिक अधिकार। ठीक है, एक विधि अधिकार रह गया जिसमें क्या होता है कि लीगल राइट्स, केवल विधिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स की सूट नहीं रह गया, तो इसमें केवल लीगल राइट्स।
तो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या हाई कोर्ट जाएंगे तो रिट, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट होती है वो आर्टिकल 32 द्वारा, और हाई कोर्ट को जो रिट होती है 226 द्वारा। हाई कोर्ट द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो अनुच्छेद 226 के द्वारा, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32। अब इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु। इंदिरा गांधी जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। रतन जोत या जेट्रोफा। रतन जोत या जेट्रोफा जो होता है वो एक बायोडीजल प्लांट, डीजल प्लांट भी कहते हैं इसे। रतन जोत, ठीक है, रतन जोत या जेट्रोफा। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने अपनी जो बुक थी उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, आर्थिक दोहन। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रतिपादन दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन। ठीक है, अब जो एगमार्क एक्ट है, एगमार्क एक्ट जो है वो 1937 में पारित हुआ, और ये क्या बोलता है? गुणवत्ता की गारंटी की एक मोहर है, सर्टिफिकेशन। तो एगमार्क एगमार्क एक्ट जो 1937 वाला, उसमें क्या बोला गया है कि ये एक गुणवत्ता की मोहर है। ठीक है, गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर है। भारत में पंचवर्षीय योजना का को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रीय विकास परिषद को है। भारत में भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी क्या हो गया है? नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को बनाया जाता है, और इसको पास कौन करता है, पारित कौन करता है? वो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब पूंजी खाते पर रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए जाने के लिए, जो पूर्ण परिवर्तनीय बनाए जाने के लिए एसएस तारापुर नामक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अब जो कैपिटल अकाउंट था, इसमें रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए जाने के लिए एसएस तारापुर एसएस तारापुर कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76, ये क्या बताता है? भारत में एक महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल।
तो महान्यायवादी क्या करता है? ये एक सरकार का वकील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था उधर पीछे, मौलिक अधिकारों के अगर हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है, तो आप एक तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या दूसरी हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 के थ्रू जाएंगे। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 226 के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मौलिक अधिकारों का आपका हनन हो रहा है तो। बाबर ने अपनी बाबर ने किसमें बाबरनामा में दो हिंदू राज्य थे। इसमें एक हिंदू राज्य का बताया था, मेवाड़ और विजयनगर। अब कुछ शहर हैं और वो किस नदी के निकट हैं, जैसे अहमदाबाद साबरमती नदी के, हैदराबाद मूसी, कोटा चंबल, नासिक जो है गोदावरी। ठीक है, तो साबरमती हमारा अहमदाबाद के निकट, और हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है, कोटा जो है चंबल नदी के तट पर है, नासिक जो है गोदावरी के तट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट जो था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो अंग्रेजों ने जो 1909 में जो एक्ट पास किया उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया। जो 1929 के अधिवेशन में भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र है उसमें गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जो गडकरी विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। जो गडकरी विद्रोह है वो कहाँ पे हुआ था? कोल्हापुर में। और किसके विरुद्ध हुआ था? अंग्रेजों के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, और इस समाज में जो ये इस समाज के लोग थे वो एक एक ईश्वर, ठीक है, एक ईश्वर एक देववाद में विश्वास रखते थे। पौराणिक ग्रंथों में सरस्वती एवं नारद का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है? वीणा है। इनका जो प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? वीणा। अब जो फराजी विद्रोह का नेता कौन था? फराजी विद्रोह का नेता दद्दू मियाँ। फराजी विद्रोह जो हुआ था उसके जो नेतृत्व किसने किया था? दद्दू मियाँ ने। अब जो पारसिक किसकी इकाई है? दूरी। और इसका लाइट ईयर वो किसकी इकाई है? दूरी मापने की, डिस्टेंस।
मेजरमेंट की। अब कुछ अम्ल हैं, इसमें इनका स्रोत कहाँ से है। अब लैक्टिक एसिड जो है दूध में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका, एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू, जो सिट्रिक अम्ल है वो नींबू में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। ब्यूटाइक एसिड, जो ब्यूटाइक एसिड है दुर्गंधयुक्त मक्खन में। जो ब्यूटाइक एसिड है वो दुर्गंधयुक्त मक्खन में पाया जाता है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस, जो जो मैप हमारा इंडिया का है। अब जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो एक्सप्रेस वे हैं वो कहाँ पे कट करते हैं, झांसी में। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल सतलुज एवं ब्यास नदियों के संगम स्थल हरीके बैराज से है। तो इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो कहाँ से निकलती है, हरीके बैराज। ठीक है, जो हरीके बैराज कहाँ पे है, पंजाब में। अब वो कहाँ गई है, राजस्थान में। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो यहाँ पे अर्थ पे क्या होता है, बृहद ज्वार, मतलब टाइड आते हैं, बिग टाइड। ये सन हमारा हो गया और ये हो गया चंद्रमा। तो यहाँ पे जो टाइड होता है वो हाई टाइड आते हैं। ठीक है, बृहद ज्वार। कल्लड़ की रास रंगिनी को जॉन राज और सीवर ने आगे बढ़ाया। ठीक है, कल्लड़ की रास रंगिनी जो थी उसको जॉन राज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। सड़क की रोशनी के लिए लगे पीले लैंपों में सोडियम का प्रयोग किया जाता है और सफेद लैंपों में पारा वाष्प। ठीक है, येलो जो लैंप होते हैं इसमें सोडियम का यूज करते हैं। अब वही वाइट जो लैंप होता है इसमें पारा वाष्प यूज किया जाता है। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। तो प्रथम बार जो जनगणना हुई, सेंसस, वो किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ। इस आंदोलन में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन गए थे, एसएस राजपुताना नामक जहाज से। तो सेकेंड राउंड टेबल कब हुआ, पहला पॉइंट, सेकेंड आरटीसी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुई, 1931 में। इसमें कौन गया था, गांधी जी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, किस जहाज से गए थे, एस एस राजपुताना, मुंबई से लंदन गए थे। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। अब जो सत्य शोधक समाज की स्थापना गुलामगिरी और ज्योतिबा फूले थे।
जो सत्य शोधक समाज था उसकी स्थापना गुलामगिरी और ज्योतिबा फुले साहब थे। लोकसभा की जो बैठक है वो स्थगन, विघटन तथा सत्रावसान द्वारा समाप्त की जा सकती है। अब राष्ट्रपति लोकसभा को सत्रावसान व विघटन कर सकता है, वहीं लोकसभा का जो स्पीकर है उसको स्थगन कर सकता है, एडजर्न। जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा का सत्रावसान और विघटन कर सकते हैं, और वही लोकसभा स्पीकर जो है वो उसको स्थगन कर सकते हैं। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार संसद को होता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में भी। अब जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि, इससे जो फंड निकालने का अधिकार किसको है, वो है पार्लियामेंट को। जो अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 वो धन विधेयक। अब तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, झेलम नदी से है। जो तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ पका है, जो तेरह ताली लोक नृत्य है वो राजस्थान का है। जो कारागम धार्मिक लोक नृत्य है वो तमिलनाडु का है, और वही तेरह ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। अब चलिए उत्तर प्रदेश विशेष देख लेते हैं हम लोग। अभी हमारा कॉमन खत्म हो गया है। अब यूपी स्पेशल देख लेते हैं। अब यूपी स्पेशल में वखीरा पश्चिम बिहार, बस्ती, संत कबीर नगर। ठीक है, वखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है, संत कबीर नगर बस्ती में। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी। अब जो दुधरा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, वो यूपी में केवल अकेला नेशनल पार्क है। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी। अब नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, थारू। ये भी आ चुका है पेपर क्वेश्चन। अब कुछ जनपद हैं और उनके मुख्यालय देख लेते हैं कहाँ पे है। जनपद जो है गौतम बुद्ध नगर, उसका मुख्यालय कहाँ है, नोएडा। अब ज्योतिबा फुले, उसका अमरोहा। संत कबीर नगर, खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है, खलीलाबाद में। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़। ठीक है, ज्योतिबा फुले का अमरोहा है। ज्योतिबा फुले डिस्ट्रिक्ट जो है उसका अमरोहा वो मुख्यालय है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। अब जो सिख समुदाय है वो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है पूरे इंडिया में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सिख हैं वो तीसरे नंबर पर पाए। पहले तो पंजाब, हरियाणा, देन यूपी। तो सिख समुदाय में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5%, 16.5% है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ स्थान है और किस उद्योग के लिए फेमस है। अब चुर्क जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ के तालों के लिए। मेरठ जो है खेल का सामान। ठीक है, चुर्क हमारा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख क्षेत्र कानपुर और आगरा हैं। निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा तथा कानपुर में स्थापित किए गए हैं। निर्यातोन्मुख, जैसे यहाँ पे निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क
जो सॉफ्टवेयर पार्क हैं वो कहाँ पे हैं? नोएडा और कानपुर में स्थित है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है वो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? कानपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है उसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज जो है यूपी में है। भारत में, यहाँ पे भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 33% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध शिक्षा से है, शिक्षा से संबंधित जो इसमें प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। जो उत्तर प्रदेश में कल्प योजना है उसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से। चलिए अब देख लेते हैं कुछ हमारे खेती से संबंधित, एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित। जो मिर्च में तीखेपन का जो कारण होता है वो कैप्सिसिन होता है। कैप्सिसिन क्या प्रेजेंट होती है? तो मिर्च में जो तीखापन का कारण क्या होती है? कैप्सिसिन। जो कैप्सिसिन होता है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उससे तीखापन लगता है। तो विश्व का धान जीन बैंक जो है फिलीपींस में है। और धान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चीन सबसे बड़ा और उत्पादक देश है। और धान जीन बैंक कहाँ पे है? फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। महिसुगंधा, जो महिसुगंधा है क्या है? एक धान की एक प्रजाति है। महिसुगंधा धान की एक प्रजाति है। पीताम्बरी सरसों की। जो यूएसए के हवाई में काफी का उत्पादन होता है। जो हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड को कौन था? ओबामा। जो ओबामा साहब थे वो हवाई आइलैंड से थे। अब खेती, अब इसका नामकरण क्या है? अब जैसे फूलों की खेती क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर शब्द का यूज किया जाता है। अब जैसे सरसों की खेती के लिए एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, ये सरसों की खेती के लिए। फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी। फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में। अब काली मिर्च को क्या कहा जाता है? काला सोना के रूप में कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड। किसको? ब्लैक पेपर को। जो ब्लैक पेपर होता है उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। चलिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पे है? तिरुचि। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान का तिरुचि में है। अरहर का जन्म हमारा भारत में ही माना जाता है। जो अरहर का जन्म हुआ है वो भारत में ही हुआ है। अब हिंदी देख लेते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द अनेक। ठीक है। संध्या और रात के बीच का समय गोधूली। जो संध्या और रात के बीच का समय क्या बोलते हैं? गोधूली। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहा जाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, व्याकरण, जो व्याकरण जानने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, असूर्यम, असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य को ना देख सके। ठीक है, असूर्यम पश्या किसको बोलते हैं? जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन को क्या बोलते हैं? औधा। ठीक है, चलिए थैंक यू आप सभी को पेशेंस रखने के लिए और हमारे लेक्चर को अच्छी तरह सुनने के लिए। और प्लीज़ हमारा जो क्रेडेंस ट्यूटोरियल
यूट्यूब पे एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।